नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। टॉप न्यूज में दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री की छात्रों संघ परीक्षा पे चर्चा आज। 200 छात्र और अध्यापक होंगे संवाद में शामिल। पीएम परीक्षा के दबाव से निपटने का देंगे गुरु मंत्र। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों में तोड़फोड़ से नाराज भारत। कैनबरा स्थित उच्चायोग ने दर्ज कराई अपील। भारत विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने की ऑस्ट्रेलिया सरकार से की मांग। नामीबिया के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से आएंगे चीते। दोनों देशों के बीच हुआ करार। हर साल फरवरी में भारत आएंगे 12 चीते, शुरुआत इस साल से ही। सीबीआई ने क्रेडिट सुविधाओं में धोखाधड़ी के लिए जीटीएल को किया बुक। 4,700 करोड़ रुपए के ऋण के बड़े हिस्से को डाइवर्ट करने का आरोप। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रमुख कंपनी है जीटीएल। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज आज से होगी शुरू। पहला मैच खेला जाएगा रांची में। एक दिवसीय सीरीज 3-0 से गंवाने वाली न्यूजीलैंड के सामने वापसी की होगी चुनौती। और अब खबरें विस्तार से। बोर्ड परीक्षा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं। करीब 200 स्कूल टीचर और स्टूडेंट्स इस इवेंट में शामिल होंगे। शिक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक परीक्षा पे चर्चा 2023 में कला उत्सव प्रतियोगिता के लगभग 80 विजेता और देश भर के 102 छात्र और शिक्षक भी भाग लेंगे। ये 200 छात्र और शिक्षक 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड देखने पहुंचे थे और अब बीटिंग द रिट्रीट में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा 2023 में बोर्ड परीक्षा के छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे से होगा। पीपीसी 2023 प्रतियोगिता के विजेताओं को वहां प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम का शिक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट education.gov.in पर इन सभी लाइव ब्रॉडकास्ट को लिंक किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2023 कार्यक्रम से पहले www.narendramodi.in और परीक्षा पे चर्चा वेबसाइट पर मास्टर क्लास लॉन्च की थी, जहां परीक्षा के दौरान स्ट्रेस फ्री के जरूरी टिप्स प्रधानमंत्री के द्वारा बताए गए, जो एग्जाम वॉरियर के लिए परीक्षा पे चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दक्षिण अफ्रीका ने दर्जनों चीतों को स्थानांतरित करने के लिए भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दक्षिण अफ्रीका भारत को आने वाले समय में दर्जनों अफ्रीकी चीते देगा। अफ्रीका ने इसके लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 8 से 10 साल के लिए है। हर साल 12 चीते भारत भेजे जाएंगे। फिलहाल फरवरी में, यानी कि 2023 की इस बार की फरवरी में ही भारत को 12 चीते मिलने की उम्मीद है। पर्यावरण विभाग ने गुरुवार को यह जानकारी उपलब्ध करवाई। लगभग 70 साल पहले भारत जैसे देश से चीता पूरी तरीके से गायब हो गए थे। मालूम हो कि पिछले साल नामीबिया ने भारत को चीते दिए थे। सितंबर में नामीबिया से 5000 मील यानी कि 8000 किलोमीटर की यात्रा के बाद मध्य भारत के कूनो नेशनल पार्क में 8 रेडियो कॉलर वाले अफ्रीकी चीतों को छोड़ा गया था। पद्म पुरस्कार विजेता संसद सदस्यों के लिए आज एक प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद भवन एनेक्सी एक्सटेंशन में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा सचिवालय के प्राइड लोकतंत्र के लिए संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जा रहा है। इस बार केंद्र सरकार ने 106 पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। इन पद्म पुरस्कारों में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री विजेताओं के नाम हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जागरूकता लाना और प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार विजेताओं को उनकी वर्षों की कड़ी मेहनत को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।
ऑस्ट्रेलिया में हाल के दिनों में हिंदू मंदिरों पर हमले की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिस पर ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में स्थित भारतीय उच्चायोग ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारतीय उच्चायोग ने बयान जारी कर हिंदू मंदिरों पर हमले की आलोचना की है और ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थकों की बढ़ती गतिविधियों पर चिंता भी जाहिर की है। भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि हम मेलबर्न में 3 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की कड़ी आलोचना करते हैं। ये साफ तौर पर शांतिपूर्ण और बहुधर्मी भारतीय ऑस्ट्रेलिया समाज में नफरत और बंटवारा करने की कोशिश है। उच्चायोग ने यह भी कहा कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि खालिस्तान समर्थक तत्व ऑस्ट्रेलिया में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं और उन्हें घोषित आतंकी संगठनों जैसे सिख फॉर जस्टिस और ऑस्ट्रेलिया के बाहर की एजेंसियां मदद भी कर रही हैं। हाल के दिनों में इसमें तेजी आई है। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि हमने अपनी चिंताएं ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ साझा की हैं। साथ ही हमने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न, सिडनी में होने वाले सिख फॉर जस्टिस संगठन के कथित रेफरेंडम को लेकर भी अपनी चिंता ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ साझा की है। उच्चायोग ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार से भारतीय समुदाय की सुरक्षा और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। साथ ही ऑस्ट्रेलियाई धरती पर भारत की संप्रभुता, सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को इजाजत नहीं देने की अपील भी की गई है। भारत और मिस्र ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्थापना सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी राष्ट्रों की संप्रभुता और सीमागत अखंडता के सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान परस्पर हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के एक दिन बाद गुरुवार को जारी संयुक्त बयान में ये बात कही गई। आर्थिक संबंधों पर बयान में कहा गया कि मिस्र स्वेज नहर आर्थिक जोन में भारतीय उद्योगों को विशेष क्षेत्र आवंटित करने पर विचार कर रहा है और भारतीय पक्ष इसके लिए मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। बयान के अनुसार जिन कंपनियों के पास विदेशों में अपने व्यापार को फैलाने की पूंजी है, भारत अपनी वैसी कंपनियों का उपयोग मिस्र में उपलब्ध निवेश अवसरों के लिए करेगा। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली स्वेज नहर दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापार मार्गों में से एक है। दुनिया के कुल व्यापार का करीब 12% रोजाना इस नहर के जरिए किया जाता है। विश्व के तमाम नेताओं ने गुरुवार को भारत के गणतंत्र दिवस की बधाई दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया और संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने गणतंत्र दिवस से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया है। हम बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि मैं भारत की G20 अध्यक्षता और भारत फ्रांस राजनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ की सफलता के लिए मिलकर काम करने की आपकी प्रतिबद्धता को साझा करता हूं। भारत और फ्रांस मिलकर वैश्विक भलाई के लिए काम करेंगे। मोदी ने अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू को धन्यवाद देते हुए कहा कि वो रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने को लेकर आशान्वित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल, भूटान, मॉरिशस और मालदीव के अलावा अन्य देशों के नेताओं को भी ट्वीट करके इसी तरह की भावनाएं व्यक्त की हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में पारंपरिक हलवा समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित दस्तावेजों की छपाई की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए हलवा समारोह आयोजित किया जाता है। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कृष्णराव कराड़, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। इसी दिन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करेंगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी सुर्खियां, खेल जगत और आर्थिक जगत के बड़े समाचार। बने रहिए हमारे साथ। आपके सांसद में इस हफ्ते देखिए
सक्रिय राजनीति में 54 वर्षों से ज्यादा का अनुभव रखने वाले। आज किसान प्राथमिकता पर है। यदि 6,000 रुपये सालाना दे रहे हैं किसान सम्मान निधि के, तो वो दे रहे हैं और लागत का 1.5 गुना दे रहे हैं। जो चीनी मिलें, चाबी फेंक दी थी हम नहीं चला सकते, आज वो चीनी मिलें सब लाभ में है। किसान हितों के लिए लंबा संघर्ष करने वाले राज्यसभा सांसद। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या विजन, क्या सपना, ये करना रह गया और ये जरूर करेंगे। मैं ये चाहता हूँ एथनॉल के ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगे। अच्छा किसानों को आमदनी बढ़ेगी, दाम मिलेगा। विजय पाल सिंह तोमर की कहानी उन्हीं की जुबानी। शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। What are receipts? In the capital account of Consolidated Fund, receipts are grouped under 3 broad heads: public debt, recoveries of loans and advances, and miscellaneous receipts. ब्रेक के बाद टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। फटाफट नजर डाल लेते हैं 10 बड़ी खबरों पर। धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ देश ने कल अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस बार का ये अवसर विशेष भी है क्योंकि 74वां गणतंत्र दिवस आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस के आयोजन में देश का नेतृत्व किया। इस वर्ष की परेड में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को नई दिल्ली में करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने उपलब्ध करवाई है। त्रिपुरा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आज नई दिल्ली में टिकटों को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए कर्नाटक का दौरा करेंगे। आज दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी G20 एम्पावर का वेबसाइट लॉन्चिंग समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी मुख्य भाषण भी देने वाली हैं। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज दोपहर 12 बजे नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय रसद पोर्टल समुद्री का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज सुबह 9:30 पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन हॉल नंबर 6 में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार भी उपस्थित रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज मोहम्मद फैजल की याचिका पर सुनवाई करेगा। उन्हें हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था। चुनाव आयोग के प्रेस नोट को चुनौती देते हुए उनके पूर्व निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप में उपचुनाव कराने की घोषणा की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा किसी अन्य अपराध की जांच करने की शक्तियां नहीं है और एजेंसी स्वयं ये नहीं मान सकती कि वो एक विधेय अपराध किया गया है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की एकल पीठ ने कहा कि इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि पीएमएलए ईडी को केवल धारा 3 अपराधों की जांच करने का अधिकार देता है। इसकी जांच और पूछताछ करने की शक्ति उस धारा में परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध तक सीमित है। अदालत ने यह भी कहा कि ईडी अपराधों की जांच या पूछताछ करने की शक्ति का हनन नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के संगम में चल रहे माघ मेले के चौथे स्नान और बसंत पंचमी के अवसर पर 32 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। इस बीच सुबह बारिश होने के बावजूद भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन जारी रहा। माघ मेले का अगला स्नान 5 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर पड़ेगा, जिसके साथ ही माघ मेला संपन्न हो जाएगा। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल अमेरिका की महत्वपूर्ण यात्रा पर जाने वाले हैं। डोभाल इस दौरान अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन सहित शीर्ष अमेरिकी नेतृत्व के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे।
अजय डोभाल के दौरे की अहमियत को बताते हुए विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि भारत कई क्षेत्रों में अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है और इसमें व्यापार सहयोग भी शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि बेशक इसमें सुरक्षा सहयोग और तकनीकी सहयोग भी सम्मिलित है। अमेरिकी सेना ने उत्तरी सोमालिया में इस्लामिक स्टेट के एक आतंकवादी बिलाल अल सूदानी समेत उसके करीब 10 सहयोगियों को मार गिराया है। बाइडेन प्रशासन के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस सैन्य ऑपरेशन को इस हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हरी झंडी मिल गई थी। बाइडेन प्रशासन में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि उत्तरी सोमालिया में एक पहाड़ी गुफा परिसर से बिलाल अल सूदानी ने पूरे अफ्रीका और महाद्वीप के साथ ISIS के विस्तार और अन्य गतिविधियों को अंजाम की योजना बनाई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने बाद में एक बयान में पुष्टि की कि अल सूदानी मारा गया। जर्मनी और अमेरिका द्वारा यूक्रेन में दर्जनों टैंक भेजने की घोषणा के एक दिन बाद रूस ने पूरे यूक्रेन में मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार कर दी। रूस द्वारा किए गए ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेनी राज्य आपातकालीन सेवा एजेंसी के मुताबिक कीव क्षेत्र में आवास को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। इस एयर स्ट्राइक में 11 लोग घायल भी हुए हैं। हमले के बाद बचाव प्रक्रिया में करीब 100 बचावकर्मी शामिल रहे। यह हमला अमेरिका और जर्मनी द्वारा चल रहे संघर्ष के बीच यूक्रेन को युद्धक टैंक उपलब्ध कराने पर सहमत होने के बाद किया गया है। कीव द्वारा जर्मनी और अमेरिका से युद्धक टैंक हासिल करने की घोषणा के एक दिन बाद पूरे यूक्रेन में हमलों की लहर आ गई। रूस का कहना है कि युद्ध में पश्चिमी देशों की बढ़ती प्रत्यक्ष भागीदारी का ये संकेत है। Russia launched yet more missiles and Iranian-made Shahed drones across Ukraine last night, followed by another strike of missiles this morning. On behalf of the United States, I want to extend my sympathy to all those who were hurt and condolences to the families of those killed across Ukraine. उधर उत्तरी वेस्ट बैंक शहर में इजरायली सेना और बंदूकधारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस कार्रवाई में 7 बंदूकधारियों समेत 10 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 नागरिक भी शामिल हैं। फिलिस्तीन स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक मारे गए 10 लोगों में एक बुजुर्ग महिला भी शामिल है। वहीं इन झड़पों में किसी भी इजरायली सैनिक को कोई चोट नहीं आई है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने इस्लामिक जिहाद सशस्त्र समूह के सदस्यों को हिरासत में लेने के लिए जेनिन में विशेष बलों को भेजा था, जिस पर कई बड़े आतंकवादी हमलों को अंजाम देने और उसकी योजना बनाने का संदेह था। इसको लेकर छापा मारा गया था, लेकिन इस बीच सैनिकों और बंदूकधारियों के बीच भीषण संघर्ष छिड़ गया। 2 अन्य मृत, एक नागरिक पुरुष है और दूसरा महिला बताए गए हैं। उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में महिलाओं की अगुवाई वाले शुरुआती चरण के उपक्रमों को सलाह देने के लिए अपने सार्वजनिक कूटनीति पेशेवरों को तैनात कर रहा है। वेंडी शर्मन ने ये बात US इंडिया अलायंस सेंटर समिति के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो समुदाय मजबूत होते हैं और अर्थव्यवस्थाएं अधिक लचीली होती हैं। शर्मन ने कहा कि वो अपने सार्वजनिक कूटनीति पेशेवरों को नैपकिन के पीछे एक पूरी तरह से काम करने वाले व्यवसाय के विचार से भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले शुरुआती चरण के उद्यमों को सलाह देने के लिए तैनात कर रहे हैं। शर्मन ने कहा कि भारत और हर जगह तीव्र और सतत विकास के लिए महिलाएं महत्वपूर्ण हैं। दरअसल महामारी से पहले एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया था कि लैंगिक समानता 2025 तक भारत की GDP में 770 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़ सकती है। अफगानिस्तान में कुपोषण की दर सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है और देश का आधा हिस्सा साल भर गंभीर भुखमरी का शिकार रहा है। इस बात की जानकारी विश्व खाद्य कार्यक्रम के एक प्रवक्ता ने दी है। अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद लाखों लोग गरीबी और भुखमरी की चपेट में आ गए हैं, क्योंकि रातों रात विदेशी सहायता करीब करीब बंद हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के मुताबिक 4 करोड़ की आबादी वाले देश में 70 लाख बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम है और माताएं कुपोषित हैं। अफगानिस्तान के नागरिक मौत के मुंह में नहीं जा रहे,
लेकिन उनके पास मानवीय संकट को दूर करने के लिए कोई संसाधन नहीं बचा है। अमेरिका में हांगकांग के निवासियों को निर्वासन से बचाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक कार्यक्रम के दौरान 2 साल के विस्तार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद अमेरिका में रहने वाले हांगकांग के निवासियों का निर्वासन जनवरी 2025 तक बढ़ गया है। बाइडेन ने पहली बार अगस्त 2021 में हांगकांग के कुछ नागरिकों के लिए स्थगित लागू प्रस्थान को अधिकृत करने के लिए 18 महीनों के लिए कार्यक्रम साइन किया था। इसकी अवधि 5 फरवरी को समाप्त होने वाली थी। एक अस्थायी सुरक्षित आश्रय प्रदान करने का निर्णय हांगकांग के व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और अन्य उपायों के जवाब में था, जो 1997 में पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश चीन को वापस सौंपे जाने पर दिए गए अधिकारों को कम करता था। फ्रांस ने अनुचित और अस्वीकार्य स्थिति की निंदा करते हुए ईरान में हिरासत में लिए गए 7 फ्रांसीसी नागरिकों की तत्काल रिहाई की मांग की है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता एनी क्लेयर लीजेंड्रे ने कहा है कि ईरान में फ्रांसीसी बंधकों में 35 वर्षीय लुई अर्नौड शामिल हैं। अर्नौड को 28 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वो पर्यटन कारणों से ईरान में यात्रा कर रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें एविन की तेहरान जेल में बहुत कठिन परिस्थितियों में हिरासत में लिया गया। एविन से ईरान में फ्रांस के राजदूत 11 दिसंबर को उनसे मिलने भी गए थे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। सीबीआई ने 4,760 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधाओं में धोखाधड़ी, बैंक धोखाधड़ी के लिए जीटीएल को बुक किया है। सीबीआई ने आईडीबीआई बैंक के नेतृत्व वाले बैंक के संघ के लिए किए गए 4,760 करोड़ रुपए के ऋण के एक बड़े हिस्से को कथित रूप से डाइवर्ट करने के लिए टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमुख जीटीएल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। हम बता दें कि प्रारंभिक जांच के बाद सीबीआई ने कंपनी, अज्ञात निवेशकों, सार्वजनिक अधिकारियों और विक्रेताओं पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें पता चला है कि जीटीएल ने धोखे से विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं को कंसोर्टियम से प्राप्त किया था। प्राथमिकी के अनुसार कंपनी ने कथित तौर पर अपने विक्रेताओं, अज्ञात बैंक अधिकारियों, अन्य लोगों के साथ साजिश में ऋण राशि के अधिकांश भाग को दूसरे स्थान पर भेज दिया था या फिर उसका गबन किया था। अडानी ग्रुप और अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के बीच विवाद गहरा गया है। भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस गौतम अडानी की अगुवाई वाले अडानी ग्रुप ने गुरुवार को कहा कि वो अमेरिकी कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने पर विचार कर रहा है। अडानी ग्रुप का कहना है कि उसकी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के एफपीओ से पहले इस तरह की रिपोर्ट आना जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। वहीं हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह से कायम है। हिंडनबर्ग की बुधवार को जारी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंटिंग फ्रॉड में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। इससे अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आ गई थी। और बात खेल जगत की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद अब इतने ही मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है। दोनों टीमों के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला रांची के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट की कप्तानी हार्दिक पांड्या कर रहे हैं, जबकि टीम इंडिया की उपकप्तानी सूर्य कुमार यादव के कंधों पर होगी। भारत न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 27 जनवरी से जुड़े इतिहास के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। 27 जनवरी साल 1967 को अपोलो 1 दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस अभियान में 3 अंतरिक्ष यात्रियों गस ग्रिसम, एड वाइट और रोजर बी चैफी की मृत्यु हुई। यह सैटर्न 1B रॉकेट से प्रक्षेपित होने वाला अमेरिका का पहला अपोलो अभियान था, जो कि चंद्रमा पर मानव के पहले कदम के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला था।
इस अभियान का लक्ष्य था प्रक्षेपण प्रक्रिया की जांच, भूमि केंद्र द्वारा यान नियंत्रण की जांच करना। 27 जनवरी साल 1880 को थॉमस एल्वा एडिसन को उनके गर्मागर्म प्रकाश के लिए पेटेंट दिया गया। साल 1878 में एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। बिजली के बल्ब से घरेलू उपयोग के लिए बिजली उपलब्ध कराई गई। इसके लिए उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी बनाई। इस कार्य में जेपी मॉर्गन और स्पेंसर ट्रास्क उनके फाइनेंसर थे। उन्होंने इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मास कम्युनिकेशन और साउंड रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में कई आविष्कार किए। इनमें फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा जैसे आविष्कार भी शामिल हैं।